अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि गार्डियनशिप ऑफ माइनर के बारे में है कि कोई भी बाप है या माँ है, हम अपने बच्चे की कस्टडी कैसे ले सकते हैं और सारा इसका प्रोसेस आज हम डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद जो है हम एक ड्राफ्ट फाइल करेंगे, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इसकी डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो वो आप डाउनलोड करके उसको तो नाम वगैरह चेंज करके कुछ पार्टीज़ के वो आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। जो भी न्यूली लायर्स हैं, जो न्यूली LLB करके आए हैं, यंग लायर्स हैं, वो सारे इसको यूज़ कर सकेंगे। फिर तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के दो तरीके से जो है ना हम गार्डियनशिप ले सकते हैं। एक तो टेम्प्रेरी है लेकिन ये क्विक रेमेडी है, हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर देते हैं हम। सेक्शन CRPC 491 CRPC के तहत जो है ना ये हम एक रिट फाइल करते हैं। सेक्शन 491 के तहत जो है ना हमें बहुत ही क्विक रेमेडी है। ये तब ली जाती है कि जब एक बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, 2 या 3 साल का बच्चा है, तो वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। तो उस वक्त जो है ना ये हम बाप उसका ले गया या कोई भी शख्स ले गया उससे बच्चे को, तो उस वक्त जो है ना हम ये हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करते हैं। तो ये कोई भी कर सकता है क्योंकि 2 या 3 साल का बच्चा जो है वो बाप को नहीं मिल सकता, वो माँ के पास ही रहेगा। ठीक है, एक तो ये क्विक रेमेडी हो गई है। दूसरी है जी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के ज़रिए जो हम ले सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के ज़रिए फैमिली गार्डियन कोर्ट में। तो ये कोई भी कर सकता है, मदर फादर जो भी चाहता है कि मैं बच्चे की कस्टडी ले लूँ, तो वो ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के ज़रिए जो है ना पिटीशन फाइल करके वो बच्चे को ले सकता है उसकी गार्डियनशिप। उसके बाद इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोर्ट सम्मन जारी करती है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोर्ट में होता है। मदर के पास है, फादर जो भी रेलेवेंट पर्सन है उसको सम्मन जारी करेगी। उसके बाद रिप्लाई आएगा उसका, फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, एविडेंस होगा। जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो उसके बाद गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सूट नहीं है, ये पिटीशन है, इसमें गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका सारा। उसके बाद आगे सेक्शन 7 बताता है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक एज टू गार्डियनशिप, ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप। ये कोर्ट के पास जो है ना पावर है कि वो ऑर्डर करे कि कौन जो है वो गार्डियन हो सकता है। और ये सबसे पहले जो है ना इसमें पॉइंट याद रखने वाला है कि वो है वेलफेयर ऑफ माइनर। सबसे पहले जो ये देखी जाएगी कोर्ट की कि वेलफेयर किसके पास है। जहाँ बच्चे की वेलफेयर होगी तो कोर्ट उसको दे देगी। मतलब बाप के पास अगर बच्चे की वेलफेयर है तो बाप को दी जाएगी कस्टडी, और माँ के पास है तो माँ को दी जाएगी। देखी जाएगी फाइनेंशियली जो है, मोरली, सारा कुछ देखती है कोर्ट कि किसके पास ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन 7 साल से कम बच्चा है और 14 साल से कम लड़की है तो वो नॉर्मली जो है माँ के पास ही उसको कस्टडी दी जाती है। अगर 7 साल से लड़का ज़्यादा है तो वो बाप भी कस्टडी ले सकता है। फिर वो आगे चल के आगे देखते हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है सेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि पर्सन एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर। जो भी पर्सन डिज़ायरस है, मतलब जो लेना चाह रहा है बच्चे की कस्टडी, ऐसी कस्टडी कोर्ट नहीं दे देती। किसी का एक बंदा को लेना ही नहीं चाह रहा कस्टडी को, और कोर्ट कह दे भाई तुम ले जाओ, ऐसे इस बच्चे को ले जाओ कस्टडी। ऐसे कोर्ट नहीं कस्टडी देती। जो भी बच्चा डिज़ायरस, जो भी बंदा डिज़ायरस होता है उसको कस्टडी देती है कोर्ट। और दूसरा कोई रिलेटिव हो गया, रिश्तेदार हो गया, या कोई नियर फ्रेंड हो गया, उसको भी जो है ना वो कोर्ट देख सकती है कि इसको भी कस्टडी दे सकती है। तो ये हो गया एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर। ये ज़रूर इसमें तो ज़्यादातर माँ बाप ही आते हैं डिज़ायरस पर्सन में, या कोई नया कोई नाना दादी इस तरह से आ जाएंगे। उसके अलावा रिलेटिव भी आ गया कोई, फिर आगे उसका कोई फ्रेंड आ गया। तो ये सारे जो है ना ये पर्सन एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर। ठीक है, ये सेक्शन 8 के तहत आता है। उसके बाद सेक्शन 9 कहता है कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन। जहाँ पे बच्चा रिज़ाइड करता है तो वहाँ पे जो है ना वो उसकी कोर्ट जो है ना, एक बच्चा लाहौर में रह रहा है तो लाहौर की कोर्ट जो है ना उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो बच्चे का केस सुन सके, एंटरटेन कर सके एप्लीकेशन को। दूसरा है कि जहाँ पे बच्चे की प्रॉपर्टी है, अगर एक बच्चे की प्रॉपर्टी लाहौर में है तो वो लाहौर में भी हो सकता है। अगर एक बच्चे की प्रॉपर्टी की साहिवाल में है तो साहिवाल में भी केस हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, क्योंकि लाहौर में रह रहा है, साहिवाल में प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से जो है ना ये देखा जाता है।
उसके बाद सेक्शन 10 जो है ना, ये फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। इसमें सारा कुछ सारी डिटेल बताई जाती है, नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ऑर्डनरी रेजिडेंस ऑफ माइनर, ये सारा कुछ लिखा जाता है। तो ये साथ अटैच करके ना हम इसमें एप्लीकेशन में हमने ये जो ड्राफ्ट करना है उसमें मैंने ये सारा टेबल बना दिया है। तो ये हमें सारा कुछ जो है ना ये साथ देना पड़ता है, बच्चे के बारे में डिटेल लिखनी पड़ती है। तो ये अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये फॉर्म होता है एप्लीकेशन का, तो ये सारा कुछ हमें साथ देना पड़ता है, बच्चे की सारी डिटेल। उसके बाद सेक्शन 11 कहता है ये प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये सब प्रोसीजर सारा बताता है कि इसमें डेट और हियरिंग होगी, नोटिस हो गए एप्लीकेशन के, ये सारा जो है ये तरीका बताया गया है सेक्शन 11 में, ठीक है। कि एडमिशन जो है ना, एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट ने एडमिट कर लिया है तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले डेट ऑफ हियरिंग आएगी, फिर पार्टीज़ को नोटिस किया जाएगा, तो फिर बाकी वो जो सिविल मैटर में जो होता है उनको उसके बाद जो है ना सुनने के बाद उनको दोनों पार्टीज आके जवाब दावा देने के बाद जो है वो फिर फैसला आएगा। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो उसके बाद जाके फिर कोर्ट डिसीजन फाइनल करती है। उसके बाद जो है ना गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आ गई सेक्शन 12। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है सेक्शन, कि इसमें हम टेम्पररी जो है इंटरिम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी ले सकते हैं हम, यानी कि हम टेम्पररी जो है ना कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसमें काफ़ी प्रोसीजर में टाइम लग जाता है, थोड़ा सी लेंथी प्रोसेस भी है। लोग ज़्यादातर इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं, लोग इसलिए नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बजाय लोग ऐसे करते हैं कि शेड्यूल जो है ना वो बना लेते हैं लोग, कि हम इसका शेड्यूल बना लेते हैं कि हमें जो है ना, मतलब एक माँ के पास बच्चा है तो वो बाप से हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद, महीने बाद जो है ना में माँ मिलवा देगी बच्चे को, कोर्ट में मिलवाएगी या जहाँ मर्ज़ी मिलवा दे। ज़्यादातर कोर्ट में ही मिलते हैं बच्चे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो फिर बच्चे जो हैं वो कहीं बाहर भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर कोर्ट में ही मुलाकात होती है। तो शेड्यूल में बना लेते हैं लोग कि हम एक शेड्यूल बना के दे दें ताकि जो है ना हम इसके ज़रिए बच्चों से मुलाकात कर सकें, क्योंकि ये बाप का भी राइट है और माँ का भी राइट है, बच्चों से जो मिलना जो है तो ये कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद सेक्शन जो है ना 25 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ गार्डियन। गार्डियन जिसके पास अगर अपॉइंट हो गया है तो उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। एक गार्डियन ऑफ पर्सन ऑफ ए वार्ड इज़ चार्ज, वार्ड कहते हैं बच्चे को, इज़ चार्ज विद कस्टडी ऑफ द वार्ड एंड मस्ट लुक आफ्टर हिज सपोर्ट। उसको सपोर्ट करना चाहिए हेल्थ की, एजुकेशन की और सारे मैटर्स जो है ना एज़ टू लॉ टू विच द वार्ड इज़ सब्जेक्ट रिक्वायर। जो कि बच्चे को चाहिए सारे मैटर्स, वो सारे के सारे जो है ना वो ये गार्डियन को जो है ना वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, हेल्थ की, एजुकेशन की, सारे मैटर्स जो है ना वो गार्डियन को, ये ड्यूटी है गार्डियन की सेक्शन 24 के तहत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है इफ़ ए वार्ड लीव्स और इज़ रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ए गार्डियन ऑफ हिज पर्सन। अगर एक वार्ड को रिमूव कर दिया जाता है उसके जो है ना कस्टडी ऑफ गार्डियन से, द कोर्ट इन द ओपिनियन दैट इट विल बी द वेलफेयर ऑफ द वार्ड टू रिटर्न द कस्टडी ऑफ द गार्डियन। तो ये कोर्ट जो है ना दोबारा उसको ले के देगी उस बंदे को कस्टडी। अगर किसी और के पास चला गया है, मतलब एक बाप की कस्टडी ली हुई थी और माँ के पास चला गया, तो कोर्ट जो है ना वो उससे कस्टडी लेके बाप को देगी एंड में ऑर्डर टू फॉर हिज रिटर्न, और उसको रिटर्न करवाएगी। एंड फॉर द पर्पज एनफोर्सिंग द ऑर्डर may cause the ward to be arrested or to be delivered into the custody of the guardian, कि उसको पकड़ के उसको अपने गार्डियन को दे दे बच्चे को, कि ये कोर्ट कर सकती है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि एक मिसाल देता हूँ आपको, आसिफ जो है एक हस्बैंड है, आमिर उनका बेटा है और सना जो है ना वाइफ है इसकी आसिफ की। इफ़ वार्ड इज़ लिविंग विद सना, अगर सना के साथ रह रहा है वार्ड, आसिफ हैज़ अ कस्टडी जो है ना लेकिन वो आसिफ के पास है, देन इट डज़ नॉट मीन दैट सना हैज़ राइट ऑफ कस्टडी। जिसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि सना जो है ना उसके पास राइट ऑफ कस्टडी आ गया है। आसिफ स्टिल हैव अ राइट ऑफ कस्टडी। और इफ़ चाइल्ड इज़ लिविंग विद एनी अदर पर्सन, अगर किसी और के पास रह रहा है तो उसके ज़रिए भी जो है ना अरेस्ट करके जो बच्चे को, मतलब उसे ले के जो बच्चे को वापस दिया जा सकता है जो ओरिजिनल गार्डियन है उसका। तो ये एक पॉइंट लाजमी समझने वाला था
कि जब भी किसी और के पास चला गया बच्चा तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके कस्टडी उसके पास होगी। कस्टडी जिसको कोर्ट ने दी थी कस्टडी उसके पास ही रहेगी। बच्चा उससे लेके उसको दिया जा सकता है, वापस बाजियाब कराया जा सकता है। और सेक्शन 26 जो है ना वो ये कहता है कि कोई भी अगर किसी के गार्डियन को अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने तो वो कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके नहीं जा सकता बच्चे को। कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर ये नहीं करेगा। जो कोई भी गार्डियन होगा शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट विच वाज अपॉइंटेड और डिक्लेयर, जो अपॉइंट कर दिए थे डिक्लेयर कर दिया, रिमूव द वार्ड फ्रॉम लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट फॉर सर्जरी में भी प्रेस्क्राइब, जो कि प्रेस्क्राइब कर दिया अगर कोई कोर्ट ने तो उनकी अगर उस लिमिट के अगर वो बाहर चला गया तो वो नहीं लेके जा सकता, जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं लेके जा सकता। ये सेक्शन 26 कहता है। अब आगे जी ग्राउंड्स हम बताते हैं कि ग्राउंड्स कौन कौन से हैं जो हमने बताने हैं कोर्ट को गार्डियनशिप लेने के लिए। एक तो बताएं सबसे पहले जी एज, अगर 2 साल से कम बच्चा है तो वो माँ, 2 साल से 7 साल से कम बच्चा है, लड़की है लड़का है तो वो माँ के पास रहेंगे, तो उसकी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्ट की वो माँ होती है। 7 साल से ऊपर जो है ना वो बच्चा फिर बाप ले सकता है बाद में। उसके बाद जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कोर्ट देखती है वो है वेलफेयर। द ओनली पॉइंट इज़ वेलफेयर ऑफ माइनर। कोर्ट देखती है जी सबसे ज़्यादा वेलफेयर किसके पास है बच्चे की, माँ के पास रहने के या बाप के पास रहने के लिए उसकी जो है ना ज़्यादा वेलफेयर है। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि बच्चे की फलाह बहबूद किसके पास है रहने के लिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी कि एज होगी, एक वेलफेयर होगी। अगर बाकी देखते हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र बच्चा है तो वो 21 साल तक जो है ना उसकी गार्डियनशिप रहती है। 18 साल से कम उम्र तक हम बच्चे की गार्डियनशिप ले सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो 18 साल से ज़्यादा है तो वो गार्डियनशिप ली हुई हमने उसकी तो वो 21 साल तक उसका रहेगा। लेकिन हम ले 18 साल से तक ले सकते हैं, 18 साल से ज़्यादा की हम गार्डियनशिप नहीं ले सकते क्योंकि 18 साल के बाद वो बालिग हो जाता है। 18 साल से कम उम्र बच्चे की जो है ना हम गार्डियनशिप ले सकते हैं, कोर्ट के जरिए कस्टडी ले सकते हैं। ओवर 18 यू कैन नॉट गिव एप्लीकेशन टू गार्डियन। ठीक है, 18 साल से ऊपर जो है ना हम एप्लीकेशन नहीं दे सकते। सेक्शन 10 हमने देख लिया है। और पब्लिक एट लार्ज को इसमें हमें पार्टी बनाना होता है कि किसी को भी कोई एतराज़ है तो वो आ जाए, हमें बता दे। ठीक है, ये हमने देख लिया है। और डिफेंडेंट में हम एनी पर्सन को रख सकते हैं। अब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि फादर जो है ना बाप वो कब कस्टडी ले सकता है, जब औरत दूसरी शादी कर ले, सेकंड मैरिज ऑफ लेडी, व्हेन शी कैन टेक फार अवे फ्रॉम फादर, जब वो उसको बहुत दूर ले जाए बाप से तब बाप कस्टडी ले सकता है। इफ़ मदर इज़ लिविंग इमोरल लाइफ विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, मतलब अगर वो कोई इमोरल सोसाइटी करेक्टर में है, उसका कोई क्लब्स वगैरह में जा रही है या कुछ इस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं तो जिससे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो तब कोर्ट जो है वो बाप को कस्टडी दे देगी। तो या फिर एक और वजह है कि अगर माँ जो है वो बहुत ही पुराने घर में, बहुत ही गांव में रह रही है जहाँ पे कोई ना स्कूल है ना कोई हॉस्पिटल है, और बाप जो है वो बहुत ही अच्छे सोसाइटी में रह रहा है, वेल पोस्ट एरिया में रह रहा है और अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान है वो, और माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पढ़ा भी सके कुछ कर सके, तो तब भी जो है ना कोर्ट बाप को कस्टडी दे देगी। उसके बाद है रिलीजियस ग्राउंड्स, मतलब ये है कि एक लड़का है सुन्नी है, लड़की शिया है या दोनों जो भी हैं, तो रिलीजियस ग्राउंड पे भी कस्टडी ली जा सकती है कि ये अगर इसके पास रहा तो इसके जो है ना हमारे दीनी जो है अकायद हैं वो ख़राब वो कर देगा बाप या माँ जो भी है, तो इस तरह से रिलीजियस ग्राउंड पे भी जो है ना वो ली जा सकती है कस्टडी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो वेलफेयर ऑफ माइनर जो है ना ये देखा जाता है। ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि वेलफेयर ऑफ माइनर देखा जाएगा। उसके बाद जो फाइनल जो आउटकम होगा इसका वो डिक्री नहीं होगी, वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि ये पटिशन फाइल की हमने, कोई सिविल सूट नहीं था, तो इसलिए जो है ये गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो है ना आपको मिलेगा एंड में। तो अब हम जो है एक फ़ाइल करके देख लेते हैं ड्राफ्ट पटिशन का। सबसे ऊपर जो है ना पटिशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन ऑफ माइनर बिफोर ऑनरेबल गार्डियन जज लाहौर, ये सारा हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, गार्डियन पटिशन नंबर आ जाएगा। अब मैंने एक फर्जी नाम लिख लिए हैं, एक माँ है उसकी डॉटर है, डॉटर माँ है उसका नाम है सना शायद, डॉटर ऑफ उस्मान है, मोहम्मद उस्मान रेजिडेंट फलानी जगह की है, और ये वर्सेस जो है ये उसका हस्बैंड है, ये इसका आगे एड्रेस आ जाएगा। और पब्लिक एट लार्ज को पार्टी ज़रूर बनाना है हमने इसमें रिस्पोंडेंट में, ठीक है। उसके बाद एक पटिशन अंडर सेक्शन 10
ये यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सेक्शन 10 to 12 कर देते हैं। 10 to 12 of Guardian and Ward Act 1890 on behalf of petitioner for appointment of guardian of the person of minor namely आसफा, एक लड़की आसफा डॉटर है, तो उसकी जो है ना वो रेजिडेंट है इधर की, एंड ग्रांटिंग परमानेंट जो है ना कस्टडी चाहिए उसको पटिशनर को। ठीक है, तो ये जो है ना हमने 10 से 12 देखा है ऊपर। सेक्शन 10 जो है वो मैंने आपको बताया था फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है सारा कुछ। ये जो है 11 में कोर्ट में देखा था हमने, प्रोसीजर बताया हमने। 12 में सेक्शन 12 में हमने देखा था कि इसमें हम टेम्प्रेरी जो है वो ले सकते हैं, इंटरम कस्टडी ले सकते हैं, और ईद की छुट्टियां वगैरह में। ये सारा हमने 10 से 12 जो है ना ये है, इसमें इससे डील करता है। तो ये सेक्शन के 10 से 12 के तहत है। सबसे पहला पॉइंट ये बनाना है, द एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज हैव बीन गिविंग करेक्टली, कि वो सही दे दिए गए हैं ताकि ऑनरेबल कोर्ट ने अगर कुछ समन इशू करना है, सर्विस इशू करनी है, तो वो आराम से की जा सके। सेकंड पॉइंट ये बनाना है हमने वो ये है कि दैट थ्रू द इंस्टेंट पिटीशन द पिटिशनर हम्बली सीक्स indulgence of the honorable court for appointment as guardian of person of minor namely ASFA and for grant of permanent custody of the minor of the petitioner to the petitioner keeping in view welfare of the minor, कि welfare of the minor जो है ना वो हम इसको मद्देनज़र रख के कि माँ को जो है वो इसकी कस्टडी दे दी जाए, क्योंकि माँ जो है ना वो बच्चों की देखभाल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। फिर उसके बाद आगे लिखना है stated fact giving rise to the filing of instant petition are that the petitioner or respondent number 1 were married, सब के वो मैरिड थे, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स एंड तो वेडलॉक पार्टी जो सारा कुछ ये जो उसकी डिटेल दे देनी है, कब उनकी शादी हुई और उसका एक बच्चा पैदा हुआ, उसको कब पैदा हुआ, वो डेट सारी यहाँ पे दे देनी है। फिर उसके बाद लिखना है जी कि कुछ अर्सा तक तो ये ठीक रहे, फिर मिसबिहेव किया रिस्पोंडेंट ने, तो उसके बाद वो कुछ अच्छा ठीक रहे, फिर लड़ाई हुई तो मिसबिहेव करता रहा और मजाक उड़ाता था, पटिशन जो फैमिली को मजाक उड़ाता था, लड़ाई करता था, तो अब्यूज़ करता था, टॉर्चर करता था फिज़िकली जी। तो फिर पेरेंट्स ऑफ द पटिशनर जो है ना आल्सो स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग बिज़नेस ऑफ रिस्पोंडेंट, ओके उस पर काफ़ी सारे पैसे खर्च किए जो उसके हस्बैंड पे थे कि उसको बिज़नेस सेट करवा के दें, लेकिन फिर भी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दैट इन आफ्टर मैंशनड circumstances the petitioner was constrained to file a suit of dissolution of marriage। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद जो है पटिशनर जो है औरत है, बीवी है, उसने जो है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फ़ाइल किया कोर्ट में। तो डाउरी एंड मेंटेनेंस अलाउंस बिफोर लर्न फैमिली जज लाहौर सेम वाज डिक्री वाइड, जो डिक्री मिली है उसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो साथ दे दी जाएगा। डाइवोर्स सर्टिफिकेट डेटेज वो भी जो है वो भी साथ अटैच कर दिया जाएगा कि ये पता भी चल जाए कोर्ट को कि इन दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है। सबसे पहले बताया जी हमने कि ये तो एक फ़िक्रा आता ही आता है कि पटिशन जो है ना गार्डियनशिप की सबसे पहले बताने वेलफेयर है उसकी माँ के पास रहने में, फिर बताया कि शादी हुई थी, फिर लड़ाई हुई थी, और उसके बाद जो है ना हमने बताया कि डाइवोर्स भी हो चुकी है, सारा कुछ डाइवोर्स का सबूत साथ लगा देंगे। तो उसके बाद लिखना है जी दैट द पटिशनर इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, जो बीवी है माँ है बच्ची की वो 28 साल की है और पढ़ी लिखी है। ये भी हमें यकीन दिलाना है कोर्ट को कि पढ़ी लिखी है और वेल सेटल्ड है, और साथ ये भी हम लिख देंगे कि वेल सेटल्ड है, उसके अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है एंड परमानेंट रेजिडेंस ऑफ लाहौर है। तो कस्टडी ऑफ माइनर हैज़ रिमेंड विद इन पटिशनर थ्रू टिल नाउ, अभी तक जो है ना उसके पास है कस्टडी, लेकिन वो परमानेंट कस्टडी चाह रही है ताकि कल कुल को वो कोई क्लेम ना कर सके। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना ये हमने सारा एक देना डिटेल देनी है माइनर की कि नेम, सेक्स, डेट, रिलीजन, ये बच्ची का जो सारा कुछ लिखेंगे हम ताकि कोर्ट को पता चले ये कौन है बच्ची, सारी डिटेल उसके पास हो, एज लिखी होगी उसकी, सारा कुछ लिखा होगा, तो कोर्ट को यहाँ से देख के पता चल जाएगा। उसके बाद वेयर द माइनर इज़ फीमेल वेदर शी इज़ मैरिड और इफ़ सो द नेम एंड एज ऑफ हर, मैरिड बच्ची है फीमेल है यस लिखेंगे, और मैरिड नहीं है तो नॉट मैरिड लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे द नेचर सिचुएशन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इफ एनी द माइनर, एक हाउस है, एक शॉप है बच्ची की, जो भी है, अगर नहीं है तो उसमें नो लिख देंगे, ठीक है। जो भी उसकी प्रॉपर्टी है बच्ची के नाम जो है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। नियर रिलेशंस का हमने सारा कुछ लिखना है, कौन कौन नियर रिलेशन है। तो इस तरह से ये सारी जो है ना ये
आपने जो है ना इसकी डिटेल्स जो है ना वो आप सेक्शन 10 देख लीजिएगा, सेक्शन 10 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। तो उसके ज़रिए जो है ना ये सारे आप 7 फाइल जो है ना इसकी पूरी एक टेबल बनाएंगे, ये सारे ग्राउंड्स लिखेंगे, तो वो साथ आके उसका आंसर लिखेंगे तो कोर्ट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अटैच कर देंगे तो फिर वो ताकि कोर्ट के लिए भी ईजी हो जाता है कि सारा को बच्चे की डिटेल उसके सामने आ जाती है। तो उसके बाद आगे कहता है ये अकॉर्डिंग टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द पिटिशनर नाइदर गार्डियन ऑफ पर्सन ऑफ द माइनर हैज़ बीन अपॉइंटेड नॉर एनी एप्लीकेशन ऑफ हैज़ बीन किसी जो है ना फाइल प्रेयर टू इंस्टेंट पिटीशन। कोई इसके पहले जो है ना मेरी नॉलेज और बिलीफ के मुताबिक कोई पिटीशन इससे पहले वो केस फाइल नहीं किया गया किसी और कोर्ट में। ठीक है, दैट देयर वाज सब्सटीट्यूट ऑफ मदर लैप ऑफ मदर एंड उसके बाद बताना है फिर कि ये माँ क्यों ले सकती है, क्यों लेना चाह रही है कस्टडी, क्योंकि जो सब एक तो माँ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, माँ की गोद का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, और दूसरा जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो कि हस्बैंड है इसका, औरत का, और बच्ची का बाप जो है ना वो लिखना है जी हमने पुअर फेलो है और एंड हैज़ टोटली नेगलेक्टेड द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द माइनर। उसने आज तक जो है सारी नेगलेक्ट की हैं, माइनर की जो है सारी ऑब्लिगेशन जो है ना वो आज तक कोई पूरी नहीं की। लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द माइनर, ये है आसफा, माइनर आसफा जो है उसकी जो है इट इज़ नेसेसरी दैट द पटिशनर मे बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन टू लुक आफ्टर हर एंड टू मैनेज हर अफेयर एज गार्डियन इन अकॉर्डिंस विद लॉ, ताकि उसको मैनेज करने में आसानी हो, उसको परमानेंट जो है ना एक गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन जो है ना वो कब राइज हुआ, जब डाइवोर्स हो गई, जो कि अभी तक डाइवोर्स है तो डाइवोर्स ही रहेगी। फिर उसके बाद फिर जो है जुरिस्डिक्शन आ गई और साथ कोर्ट फीस जो है हमने कर दी है। उसके बाद प्रेयर क्लॉज में हमने लिखा है इस्तदा क्या हम मांग रहे हैं जी कोर्ट से। इन ऑफिसर मैंशनड सर्कमस्टांसेस इट इज़ हमली प्रेयर दैट दिस फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट दैट instant petition may kindly be accepted and the petitioner may be appointed as guardian of the person of the minor। जिस माइनर का नाम आ जाएगा उसको हम अपॉइंट करें, आप कर दें, उसको दे दें, हमें माइनर की कस्टडी दे दें और हमें गार्डियन जो है ना उसका अपॉइंट कर दे दें। उसके बाद यानी कि परमानेंट कस्टडी ऑफ द माइनर में बी ग्रांटेड टू द पटिशनर, परमानेंट कस्टडी दे दी जाए माइनर की जो है ना वो हमें पटिशनर को दे दी जाए। एनी अदर रिलीफ कोई और अगर दे समझती है कोर्ट कि हमें कुछ हो सकता है और अच्छा रिलीफ हो सकता है तो वो भी कोर्ट दे सकती है। उसके बाद सारा के वेरिफिकेशन ऑफ ओथ आ गया, सारा डेट आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारे पॉइंट्स थे जो कि नोट करने वाले थे। तो इसमें सबसे पहले तो हमने देखा था कि मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले देखा था 491 के ज़रिए जी को टेम्परेरी के ज़रिए भी हो सकती है। दूसरा हमने देखा कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के ज़रिए जो है ना हम परमानेंट जो है ना कस्टडी ले सकते हैं। और उसके बाद प्रोसेस देखा हमने कि समन होगा, फिर उसके बाद रिप्लाई आएगा, फ्रेमिंग ऑफ इशू होगा, एविडेंस होगा, फिर जो है ना गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो है ना वो जारी कर दिया जाएगा। फिर ये सारे सेक्शन हमने देखे और उसके बाद ड्यूटीज़ देखी हमने, जो उसके बाद फिर देखा जी हमने कि टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड, फिर रिमूवल देखा हमने, फिर उसके बाद ग्राउंड्स देखे हमने, एज ऑफ माइनर है, वेलफेयर है, अदर ग्राउंड्स देखे हमने। फिर देखा जी हमने फादर कब कस्टडी ले सकता है माँ से। तो उसके बाद फाइनल जो आउटकम होगा वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कहलाएगा। तो उसके बाद हमने जो है एक ड्राफ्ट फाइल किया पिटीशन का। तो ये एक गार्डियनशिप लेने का तरीका था माइनर की जो कि हमने आज डिस्कस किया है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इसका लिंक, और आप यहाँ से डाउनलोड करके जो न्यू लॉयर्स हैं वो यहाँ से इसको डाउनलोड करके फ़ाइल कर सकते हैं और उसको एडिट कर लें, पार्टीज़ के नाम वगैरह चेंज करके, थोड़ी फैक्ट्स को थोड़ा चेंज करके, तो वो केस फाइल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।